चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। नजर भी रखे समाते भी, वो जान लेता है नियतें भी। नजर भी रखे समाते भी, वो जान लेता है नियतें भी। जो खाना-ए-ला शऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास और फ़ुरक़ान बॉबी आप सब दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और हमें यकीन है कि आप आज के दिन का नहायत खूबसूरत सा और एनर्जी से भरा हुआ एक स्टार्ट ले चुके हैं। फ़ुरक़ान बॉबी ने हमारे प्रोग्राम का आज का बड़ा खूबसूरत स्टार्ट लिया। एक इतना खूबसूरत कलाम, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। बेशक ऐसा ही है, एक एक चीज़ अल्लाह ताला ने इंसान के लिए प्लान करके बनाई है कि एक नेमतों की शक्ल में हमें ये खूबसूरत सी दुनिया जो है नवाजी। और इस दुनिया को हर शख्स अपनी नज़र से देखता है, हर शख्स एक अपने हिसाब से दुनिया को देखता है। अगर खूबसूरती की बात करें तो किसी को पानी बहुत खूबसूरत लगता है, किसी को सब्ज़ा बहुत खूबसूरत लगता है, किसी को रेगिस्तान बहुत खूबसूरत लगते हैं, किसी को पहाड़ बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो ये एक देखने वाले की आँख होती है। और इसी में एक पहलू आता है आर्ट का। हम जो देखते हैं, हम अपने अंदाज से, अपनी नज़र से देखते हैं, वो हम किसी को नहीं बता सकते, किसी को नहीं दिखा सकते। मगर जो आर्टिस्ट होता है वो दुनिया को जिस नज़र से देखता है वो बाकी सब लोगों को भी दिखा सकता है। यही उसका आर्ट है, इसी को ही मुसव्वरी कहते हैं। और मुसव्विर, अल-मुसव्विर, ये अल्लाह ताला की अपनी सिफ़त भी है। और अल्लाह ताला क्योंकि हमसे 70 माओ जितना प्यार करता है, तो उसने इंसान को अपनी सिफ़तों में से भी कुछ नवाजा है। किसी को अदल करने के लिए, किसी को मुसव्वरी के लिए, किसी को हिसाब के लिए, मतलब किसी को हर किस्म का जो भी अच्छा काम है वो अल्लाह ताला ने अपनी सिफ़त से बंदे को नवाजा हुआ।
आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, इनका ताल्लुक़ मुसव्वरी से है। इनका ताल्लुक़ जो है ये आर्ट से है और ये आर्ट की दुनिया से वाबस्ता लोगों को उन्हें प्रमोट करना चाहते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करना चाहते हैं, उनकी जितनी कोशिशें और जितना काम है उसे बाकी दुनिया तक लाने में अपना एक किरदार अदा करते हैं। आज मेरे साथ जो मेहमान हैं, इनका ताल्लुक़ है क्रिसेंट आर्ट गैलरी से। क्रिसेंट आर्ट गैलरी के CEO हमारे साथ हैं नासिर जावेद साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। और जनाब हमारे जो दूसरे मेहमान हैं, ये भी वैसे बड़े सोशल आदमी, माशाल्लाह सोशल वर्कर भी हैं और एक सियासी जमात से ताल्लुक़ होने के बावजूद ये आर्ट के शोबे में भी अपना किरदार बड़ा बेहतरीन अंदाज से निभा रहे हैं। सरदार नज़ाकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? शुक्र सर ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ग्रेट। सर, आर्ट आपकी नज़र में क्या है? आप आर्ट किसे कहते हैं? क्या है आर्ट? आर्ट वो है जिसे सब देखते ही जाते हैं और पूरी दुनिया आपको नज़र आए जा रही है आर्ट के अंदर। आप जब कुछ भी पेंटिंग को देखना शुरू करते हैं तो आपकी नज़र झपकती नहीं है यूं करके। तो इसलिए आर्ट को बहुत एक खूबसूरत और जो आप खुश रखने वाला, और जब आप सुबह उठ के अपने घर की पेंटिंग आप देखें तो आपको पता चलता है कि आर्ट क्या होता है और आर्ट की खूबसूरती, और आपको हर चीज़ आपके घर के अंदर जो यहाँ हमारे शहर के अंदर चीज़ें नहीं मिलती, जैसे आप खेत कह सकते हैं, जैसे आप सरसों का, हमारे घर पे एक पेंटिंग लगी हुई है बहुत बड़ी, तो सरसों का साग जिसे हम कहते हैं। तो जब सुबह उठता हूँ अपने ड्राइंग रूम में देखता हूँ तो बहुत बड़ा येलो कलर का एक पेंटिंग नज़र आती है सामने, तो बहुत उसको देख के ऐसे लगता है कि जैसे आर्ट यही है और यही सब कुछ हमारे घर पे आ गया है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आर्ट के अंदर आप देखते जाते हैं तो आपको बहुत कुछ नज़र आता है इसके अंदर। अच्छा नासिर साहब, आपको नहीं लगता कि ये जो तस्वीर होती हैं ये हर दफ़ा एक अलग कहानी बयान कर रही होती हैं? वो एक जो पेंटिंग है उसकी हर एक अपनी ज़ुबान है और अपना उसका चीज़ पेश कर रही होती है। आप किसी, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी फ़ीमेल की तस्वीर बनी है तो वो एक अपनी दास्तान पेश कर रही है। अगर लैंडस्केप बना हुआ है तो उसकी एक अपनी दास्तान आपको पेश किया जाए। तो वो हर पेंटिंग के अंदर जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो अपनी पूरी जान डालते हैं, पूरे दिल से काम करते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, आपको हर चीज़ मिल रही होती है पूरी दुनिया की, मतलब जब से दुनिया शुरू हुई और आज तक उसमें ऐसी नई चीज़ें वो भरते हैं अपने कलर से लोगों को, जो वो अपनी तरफ कशिश करती है पेंटिंग कि आप मुझे देखें और अपने घर पे लगाएं। और जो लोग इसको ऑफ करते हैं, आप उनके घर जाके देखें तो आपको घर भी उनके खूबसूरत नज़र आते हैं पेंटिंग की वजह से। आप देखें ना, कलर आपकी दीवार पे नहीं है तो आपकी कलर भी ऐसी कोई खूबसूरती नहीं आती। एग्जैक्टली। तो आपके घर पे फर्नीचर बहुत अच्छा रखा हुआ है लेकिन कलर नहीं हुआ हुआ तो बिल्कुल बेकार लगती है वो, ऐसे जैसे कि आपके घर की फिनिशिंग नहीं है। तो जो रंग है, ये रंग आपके घर पे खुशियाँ, काफ़ी जो कलर से आपको ब्राइटनेस सुबह उठ के मिलती है। और जब आपके बच्चे भी जब खेलते हैं और कलर से ही उसको पहले कि उसको ट्रेन करते हैं कि आपका कलर कौन सा कलर है, 1 2 3 बाद में बोलते हैं, पहले उसको कलर्स पेश करते हैं। उसे रंगों के नाम सिखाते हैं। जी, रंगों के नाम। जब किताबों के साथ पढ़ना लिखना जो शुरू करता है तो पहला उसका जो स्टेप होता है वो रंगों से किताबों पे, कागज़ों पे खेलना होता है, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स बनाना और वो सारा। करेक्ट सर। एग्जैक्टली, रंगों की बड़ी अहम है, बड़े अहम है हमारी ज़िंदगी में। सरदार साहब, आप बताइए, आप तो एक सियासत से ताल्लुक़ रखने वाले आदमी हैं और आप आर्ट को किस नज़र से देखते हैं? आपकी नज़र में आर्ट क्या है? देखिए फ़हीम, बिल्कुल हम सियासत से ताल्लुक़ है लेकिन दोस्त हैं हमारे नासिर जावेद साहब और बाकी बहुत सारे दोस्त, उनकी वजह से हम लोग आर्ट की तरफ भी आए हैं। और सच्ची बात यह कि पहले तो इतनी नॉलेज नहीं थी लेकिन अब जाके हमें भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हुआ है और हो रहा है। जिस तरह क्रिसेंट आर्ट गैलरी के ज़ेर एहतमाम पिछले दिनों हमने बहुत बड़ी एक नुमाइश करवाई सारे दोस्तों ने मिल के। नासिर जावेद साहब उसको मेज़बान थे उसके। तो मैं कहता हूँ कि कराची के अंदर ऐसा प्रोग्राम मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि उस प्रोग्राम के अंदर हर मकातब फ़िक्र के लोग उसके अंदर मौजूद थे। पॉलिटिशियन भी थे, बिजनेसमैन भी थे, आर्टिस्ट भी थे, हर तरह के लोग उसमें मौजूद थे। तो वहाँ पे जितने लोग खुश हुए
तसद्दुक़ सोहेल साहब की पेंटिंग्स को हाँ, देख अच्छा, के हमने और प्रोग्राम उनका किया। काम देख के, और सच्ची बात यह कि तसद्दुक़ सोहेल साहब ने जो पेंटिंग्स की हैं, पेंटिंग का काम किया है, आर्ट का काम किया है, वो बिल्कुल पूरी दुनिया से हट के एक काम किया है। उन्होंने फ्यूचर की अक्कासी की है पूरी। उनकी अगर पेंटिंग A to Z आप देखें, जो इन्होंने 100 पेंटिंग्स की नुमाइश की वहाँ पे, तो वहाँ पे उन्होंने अपने फ्यूचर के हवाले से, पाकिस्तान के फ्यूचर के हवाले से, दुनिया के फ्यूचर के हवाले से उन्होंने पेंटिंग्स बनाई हैं और पूरी दुनिया को दिखाया कि आने वाले वक्तों के अंदर किस तरह दुनिया होगी और किस तरह एक वक्त ऐसा भी आएगा जब पानी ख़त्म हो जाएगा और ये सारी दुनिया कैसी होगी। तो इन दोस्तों की मेहरबानी की वजह से हम लोग भी सारे इन्वॉल्व हैं इस सारी चीज़ में। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ हमारे जो सूबाई वज़ीर सकाफ़त के सरदार शाह साहब को, कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। मेरे ख्याल में मेरे मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती, नासिर खुद ही बताएंगे कि वो हर हवाले से वो काम कर रहे हैं इनके साथ मिलके। और बिलखुसूस उन्होंने वहाँ पे उस दिन नमाज में ऐलान किया कि हम लोग तसद्दुक़ सोहेल साहब के हवाले से कराची में एक आर्ट गैलरी बनाएंगे नेशनल म्यूज़ियम में, जो आप पूरे कराची के लोग, पूरे पाकिस्तान के लोग आके तसद्दुक़ सोहेल साहब की पेंटिंग को देख सकेंगे। तो मैं बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर ये इनको यकीन दिलाता हूँ, नासिर जावेद साहब को और इनकी पूरी टीम को, चित्रा प्रीतम साहब को और वो पलवशा भट्ट और बाकी जितने इनकी टीम के मेम्बरान हैं, मैं भी इनकी टीम का एक हिस्सा हूँ। लेकिन मैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और गवर्नमेंट ऑफ सिंध और इन दोस्तों के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करूँगा। बिल्कुल सही है जनाब। अभी मज़ीद बातें आपसे करनी है आर्ट के हवाले से। कहीं मत जाइए दोस्तों, एक ब्रेक का वक्त है, अभी आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज फ़न मुसव्वरी के हवाले से अपने मेहमानों से बातचीत का सिलसिला जारी है। और मेहमानों में हमारे साथ मौजूद हैं नासिर जावेद साहब, जो कि CEO हैं क्रिसेंट आर्ट गैलरी के, और उनके साथ साथ मौजूद हैं सरदार नज़ाकत साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं। अच्छा जनाब, तो हम आर्ट के हवाले से बात कर रहे थे कि आर्ट जो है वो इतना ज़रूरी है और उसे हम अपनी अपनी नज़र से देखते हैं। अच्छा सरदार साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। जैसे आपको क्या लगता है कि ये आर्ट, ये सिर्फ एक आर्टिस्ट का ही इससे ताल्लुक़ होता है, या एक आम आदमी भी, एक आम इंसान भी अगर उसके अंदर आर्ट का पहलू हो तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं वो हर काम को आर्ट से कर रहा होता है? मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक हर बंदा अपनी फील्ड के अंदर एक आर्टिस्ट होता है, और वो आर्ट को सामने रख के और अपनी आर्ट जो उसके अंदर होती है, सलाहियत होती है आर्ट की, वही उसी को सामने रख के वो अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलता है। एक सियासतदान में क्या आर्ट हो सकता है? देखिए, सियासत करना भी बहुत बड़ा आर्ट है। ये तो है। हर आदमी सियासत नहीं कर सकता। जिस तरह तसद्दुक़ सोहेल साहब ने पेंटिंग बनाई है, तो तसद्दुक़ सोहेल साहब सियासत नहीं कर सकते। इसी तरह एक पॉलिटिशियन जो है वो पेंटिंग तो नहीं कर सकता, लेकिन सियासत को तो पेंट कर रहा है ना। अपनी बातें, अपने कमिटमेंट्स, अपने वादे, अपने जितनी चीजें, वो तो सारा कर रहा है। लाखों लोगों को डील करना, डेफिनेटली ये भी आर्ट है। आर्ट सारी... कोई आम आदमी देखें, सारे लोग सियासतदान तो नहीं बन सकते। अब नासिर जावेद साहब कलेक्टर, माफी चाहता हूँ, करोड़ों लोगों के सामने झूठ बोलना भी एक आर्ट है, बहुत बड़ा आर्ट है। लेकिन उसमें सही आप सिर्फ पॉलिटिशियन को ये नहीं कह सकते। बीइंग ए सोसाइटी मैं कहता हूँ कि हमारे अपने बहुत सारे भाई हैं, एंकर भाई हैं माशाल्लाह, सब करते हैं, तमाम लोग हैं इसमें। ये भी आर्ट है, आप जो कर रहे हैं ये भी आर्ट है। हर एक आदमी नहीं कर सकता, मैं तो नहीं एंकर सकता। सवाल बनाना भी तो एक आर्ट है ना। जी ये भी शाह साहब ने बनाए हैं। सर घुमा फिरा के यहाँ तक लाना भी आर्ट। अच्छा जरा सर, मैं देख रहा था ब्रेक में नासिर जावेद साहब, मैं ये एक बुक देख रहा था, ठीक है, ये तसद्दुक़ सोहेल साहब जिनके भी आपने लॉन्च किया है। जी, उनका ब्रोशर है ये, अभी जो हमने पेंटिंग अभी जो नुमाइश की है। हाँ। मैं सबसे पहले गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ काफ़ी सपोर्ट की है इसके अंदर, यहाँ तक नुमाइश को कंप्लीट करने पे, और बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं और शुक्रिया अपने दोस्तों को करना चाहता हूँ, जिन लोगों ने मेरे साथ मिलके बिहाइंड जो काम किया है, इस्लामाबाद से, लाहौर से, हैदराबाद से जो आर्टिस्ट हमारे साथ यहाँ पर आए हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। सरदार नज़ाकत साहब का करता हूँ, इन्हें बढ़ चढ़ के हमारे साथ इसके अंदर बहुत मदद की है।
और मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन लोगों ने मेरे साथ हेल्प आउट की है और मुझे अब एहसास हुआ है कि लोग आर्ट को लव करते हैं, मुझे नज़र आया है और मैं एक बहुत कदम बहुत उठाने की देर होती है, बाकी आपके साथ और बहुत सारे कदम मिल मैं जाते हैं। यकीन करें कि जब हमारा वो जो प्रोग्राम हुआ हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे वहाँ पर 200 लोग आएंगे, वहाँ पर मोर देन 1500 लोग आए और मैं हैरान हो गया हूँ कि मैं एक सेकंड में अपनी ज़ात की बात बता रहा हूँ, अपना मुंह नहीं धो सका मैं काम करते करते एंड तक 11 बजे तक पता नहीं चला हमें कि कितने लोग आ चुके हैं हमारे पास। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको अप्रिशिएट किया और जो आर्ट लवर हैं, और मुझे पता चला कि आर्ट लवर बहुत है हमारे मुल्क में, सिर्फ थोड़ी सी हमें एक इनिशिएट लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। अभी तसद्दुक सुहेल साहब जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जिनकी ये एक नुमाइश आपने रखी थी उनके फनपारों की, ये मैं देख रहा था इनकी पिक्चर्स ना, बहुत सारी पिक्चर्स में बड़ी दानिशमंदी और एक बड़ी फ़िक्र की बात की हुई है। जैसे ये एक पिक्चर है यहाँ पे, अगर आप दिखा सकते हैं प्लीज़ इसे। इसमें आसमान की तरफ से शुरू किए इन्होंने, बड़ी एक बेहतरीन खुशहाली नज़र आ रही है, परिंदे भी खुश हैं, मगर जैसे जैसे नीचे आते गए पानी की कमी, पानी नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता पानी ख़त्म होता जा रहा है। तो दूरनशी की जो हैं दूरदेशी बातें जो करते हैं आर्टिस्ट, तो ये हमें बता के वो चले गए हैं और ये वैसे भी हमें पता है, और मज़ीद उसको एज ए पेंटिंग के थ्रू वो दुनिया को बता रहे हैं कि ये होने वाला है, हम लोग ख्याल करें, जो हम सबको ख्याल करना चाहिए। तो पेंटिंग के थ्रू यही तो मैं कह रहा हूँ कि पेंटिंग, हर पेंटिंग कुछ ना कुछ बोलती है। अच्छा, कुछ ना कुछ वो बोले जा रही है, आपको समझने की देर है उसको सिर्फ। एग्जैक्टली। तो लाइक इस किताब की ज़रूरत कैसे महसूस हुई? क्योंकि ये तस्वीर के लिए किताब, इसको भी पढ़ा जाता है उस तरह, ब्रोशर है, इसको जब आप देखेंगे तो आप देखते ही रहेंगे। जो आर्ट लवर है वो इसको एक एक घंटों इसको देखता रहेगा, पेंटिंग के अंदर कहाँ सी कौन क्या बोल रही है। इनकी जो अगर आप खोल के देखें तो इनकी 48 स्टोरी, 24 स्टोरीज, एक छोटे छोटे जो इनका बॉक्स है वो एक पूरी एक पेंटिंग की है। अगर थोड़ा पीछे देखें इनकी, तो उसके अंदर 36 स्टोरी एक पिक्चर बनी हुई है। जी जी, वो मैंने देखी है। ये इस फिक्र के बारे में लास्ट सफ़र बोलते हैं इसको, जो उन्होंने लास्ट सफ़र बनाया अपनी ज़िंदगी के जो आखिरी दिन थे, उसको लास्ट सफ़र जैसे होता है, तो उसका पूरा आपको कहाँ से दुनिया शुरू हुई, कैसे उसने अपने आप को लास्ट सफ़र अपनी तस्वीर में उन्होंने आपको पेश किया। अच्छा, तो लास्ट सफ़र एक आदमी के बाद कुछ नहीं होता, वो ज़िंदगी के अलग अलग फेज़ के बारे में, फेज़ के बारे में अंदर भी अगर खोल के देखें तो ये जो लोग आर्ट को जानते हैं, इसको आप देखते ही रह जाएं आप। तो ये उन लोगों के लिए जो लोग आर्ट नहीं देख सके हमारे पास आके, ये वो लोग इस बुक को देखेंगे। अच्छा फेम, इसमें एक आप इसके देखें 36 स्टोरीज हैं, डिफरेंट। जी हाँ, डिफरेंट खाने बने, वो एक स्टोरी है। ये हर आर्टिस्ट नहीं बना सकता, ये सिर्फ तसद्दुक सुहेल था और एक और आर्टिस्ट थे। छोटे छोटे जो खाने, वो एक स्टोरी अंदर पूरी कहानी। ये 36 स्टोरीज को कहते हैं हम लोग, और एक बॉक्स जो है उसके अंदर एक अपनी स्टोरी है, तो 36 स्टोरीज को कहा जाता है। ये इस तरह के तो और भी काफ़ी सारे इस 36 स्टोरीज पे काफ़ी काम किया है उन्होंने। जी, तो 36 स्टोरी का मतलब एक स्टोरी को आप पढ़ेंगे तो फिर दूसरी स्टोरी, तो एक पेंटिंग आपको पढ़ने के लिए बहुत टाइम चाहिए। तो ये सिर्फ हमारे वाहिद आर्टिस्ट थे तसद्दुक सुहेल साहब, जिनने इसके ऊपर काम किया, और इससे पहले कुछ आए थे जिन लोगों ने काम किया, लेकिन आखिरी हमारे आर्टिस्ट यही थे जिन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया। अच्छा, इन्होंने नेचर पे बड़ा जी बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत काम किया। दरख्त, पानी, परिंदे मैंने देखे, परिंदों में सबसे ज़्यादा इन्होंने तोते बनाए हुए हैं। जी, जंगल इन्होंने बहुत किया। और ये मुझे जब मुझसे कभी मेरे ऑफिस में आके ये बात करते थे, मुझसे कॉफ़ी पीने आते थे, तो बोलते थे मेरे जो जानवर हैं, मेरे जो तोते हैं, आपस में बातें करते हैं। मेरे पास पेंटिंग आपको इसके अंदर है जिसको वो बोल रहे हैं कि मेरे देखे जानवर बातें करें, इसके अंदर है, मैं आपको दिखला सकता हूँ। तो उनके जानवर आपस में बातें कर रहे हैं। जी 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 जी, सिर्फ वो अपने जानवर बोलते थे, कोई अगर गलत होता है तो कहता है ये मेरे जानवर हैं। तो देखिए आपस में बातें करें। आगे और थोड़ा देखें तो आपको तोते, ये देखें ना, इसमें ये इसके अलावा और ये दूसरे और देखेंगे तो तोते इनके बात कर रहे हैं वहाँ पर आपस में। अच्छा फेम, इसमें बुक की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ना, आपने सवाल किया नासिर जावेद साहब, थोड़ा सा दूसरी तरह चले गए। पेंटिंग जो है वो आम आदमी की दस्तरस में नहीं है, लाखों रुपए की पेंटिंग है। एक आदमी, कोई मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, वो पेंटिंग नहीं खरीद सकता मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक। उसके लिए बेहतरीन, ये जिस तरह नासिर जावेद साहब ने कहा कि इस्लामाबाद बुक लॉन्च करने जा रहे हैं, तो उसमें एक आम आदमी उन पेंटिंग को उन बुक्स में देख सकता है। वो बुक मेरे ख्याल में वो हर एक आदमी के लिए बड़ी आसानी से वो उसको परचेज़ भी कर सकता है, देख भी सकता है।
वरना तो मैं समझता हूँ कि पेंटिंग तो खैर सारी अगर तसद्दुक़ सोहेल साहब की 100 पेंटिंग भी नहीं आदमी खरीद सकता, बहुत अगर एलीट क्लास का आदमी है तो वो भी 100 से ज़्यादा 2, 4, 5 पेंटिंग खरीद सकता है, इतनी कॉस्टली पेंटिंग है। तो बुक से ये फ़ायदा होगा कि कम अज़ कम जो इस्लामाबाद में ये बुक लॉन्च करने जा रहे हैं कि उससे ये फ़ायदा होगा कि जी एक आम आदमी जो जिसको पेंटिंग की अप्रोच नहीं है, वो पेंटिंग ख़रीद नहीं सकता, तो उसके लिए ये अच्छा है कि वो बुक से सारी पेंटिंग देख सकता है, अपने आर्टिस्ट को देख सकता है कि हमारे पाकिस्तान के आर्टिस्ट ने क्या क्या काम किए। और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए बड़ा फ्रूटफुल होगा ये, जो स्टूडेंट्स हैं वो इससे बहुत ज़्यादा मदद ले यही तो सकेंगे। रीज़न है कि वो अपने आर्टिस्ट, अपने सीनियर्स को बुक के थ्रू देख सकते हैं, उनका कैसे स्टॉक चलता था, कैसे वो काम करते थे, क्या उनका ब्रश का स्टाइल था। तो ये बुक के थ्रू ही अपने आर्टिस्ट को आप याद रख सकेंगे, वरना आर्टिस्ट इज़ फिनिश्ड, दुनिया से चला गया तो कोई याद नहीं रखता। हम अपने फैमिली को याद नहीं रख पाते तो आर्टिस्ट को कहाँ से याद रखेंगे हम। हाँ नहीं, ये बात सच है कि मैं एक दफ़ा साहब को सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि आप जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें, 100 साल बाद आपका वजूद नहीं होगा यहाँ पे। यही तो वाहिद बड़े कम लोग होंगे जिनका वजूद होगा, और ये जो आपने उनके काम को महफूज कर लिया है, ये काम हमेशा जिंदा वाहिद रहेगा। आप किताब के थ्रू आप उनको ढूंढ पाएंगे कि ये पेंटिंग किसकी है। जब किसी की दीवार पे तो किसी के घरों पे आप ढूंढेंगे ना, 100 घर तो आप नहीं ढूंढ पाएंगे ना कि जिनके अंदर एक एक पेंटिंग लगी हुई है। तो वाहिद आप हर जगह से जब पेंटिंग ढूंढेंगे तो नए आर्टिस्ट जो हमारे आने वाले यंगर्स हैं वो इस बुक के थ्रू अपने आर्टिस्ट को देख पाएंगे, कैसे उन्होंने काम करते थे, कैसे हम इम्प्रेस होते थे उनसे। एक वक्फे का वक्त हो चुका है जनाब, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम फ़न मुसव्वरी के हवाले से अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। और क्रिसेंट आर्ट गैलरी ने ये कोशिश की है कि हमारे शो में फ़न मुसव्वरी के हवाले से बात हो सके। अच्छा, अभी क्रिसेंट आर्ट गैलरी की तरफ से एक लॉन्च हुई 17 तारीख को, जी 17 फरवरी को, जी 17 फरवरी को, जिसमें तसद्दुक़ सुहेल साहब का जो आर्ट है उनका जो हमने पब्लिक को दिखाया, वो पब्लिक को दिखाया। और आपने कहा कि उसमें बड़ा कमाल का एक रिज़ल्ट आया। 200 लोगों को एक्सपेक्ट कर रहे थे, 1500 से ज़ायद लोग आ गए, हालांकि बड़ा एक सिलेक्टिव था सारा। अब नेक्स्ट इवेंट कब होने जा रहा है, कब आप एक आर्ट शो करने जा रहे हैं? देखिए जी, मेरे 2 प्लान हैं। एक तो अभी मैं 16 मार्च को कराची गोल्फ क्लब में DHA में मैं एक शो करने जा रहा हूँ। अच्छा, DHA गोल्फ क्लब में जी 16, 17, 18 को 100 पेंटिंग का दोबारा मैं शो करने जा रहा हूँ। चित्रा प्रीतम की पेंटिंग्स हैं और अच्छा। जो लैंडस्केप बहुत खूबसूरत बनाते हैं और इन्होंने पूरा पेंट जो किया अपने मुल्क को किया है चित्रा प्रीतम साहब ने। तो इनकी अगर आप किश्तियाँ देखें और लैंडस्केप देखें, और मेरे घर पे भी इनका सरसों को जो लगा हुआ है, अब देखते ही रह जाएं बस इनका काम। अगर आपने पागल होना है तो इनकी पेंटिंग देखते हैं, जो लवर है, आर्ट लवर। अच्छा, इनकी पेंटिंग में सरसों बहुत जगह पे इन्होंने इस्तेमाल किया है। जी, सरसों, और सरसों भी वैसा कि अब रियल सरसों। अब मेरे घर पे तो 8 फीट की इनकी पेंटिंग ड्राइंग रूम में बिग साइज़ की लगी हुई है, और मैं जब उठता हूँ तो सबसे पहले मेरी नज़र उसके ऊपर पड़ती है। तो आपको येलो कलर का जब नज़र आता है और बीच में एक ट्री नज़र आता है, किकर जिसे हम पंजाबी में बोलते हैं, तो वो आपको रियल गाँव नज़र आता है बॉस। मैं उसके बारे में अगर आप, तो वो मैं एक जो मेरे पास पेंटिंग है, मेरी पर्सनल कलेक्शन है, मैं वो दिखाने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। तो जो लोग नहीं देख सके आर्ट, और वो अब हमारे पास वेलकम मैं करता हूँ 16 मार्च को हमारे पास गोल्फ क्लब में आएँ और इसको देखें प्लीज़। चित्रा प्रीतम साहब अभी लास्ट टाइम हमारे साथ शो में मौजूद भी थे, तो उनकी पेंटिंग के बारे में हमने उनसे बात भी की थी। उन्होंने एक गांव की खूबसूरती दिखाई हुई, देही ज़िंदगी की खूबसूरती के बारे में, पानी, कश्तियाँ और लोगों की वो जो खालिस ज़िंदगी है ना, उसके बारे में दिखाया। बेसिकली देखें, वो एक भोले से आदमी हैं, सादे आदमी हैं, और उनको बोलते रहे बस, वो आगे से बस जिसे कहते हैं ना कुछ पता ही नहीं है, बिल्कुल सादे से। और उनके आज जब उनका काम देखते हैं, आजिज़ से आदमी है बिल्कुल, मतलब उसको आप कुछ भी बोलें, उनको मजाक करें, कुछ भी बोलें, लेकिन अपने काम में जो काम देखते हैं उनका ना, तो वो देखते हैं आपने किया तो बस वही उनको वो यकीन करें गले लगाते हैं। मुझे तो बहुत खुशी होती है जब मैं उनका काम देखता हूँ। बेशक, तो मुझे बहुत ज़्यादा, मैं वो डिज़र्व करते हैं, उनके जो और उनकी पेंटिंग में बहुत अरसे से ख़रीदता हुआ रहा हूँ, और उनकी मेहरबानी है, वो हमें रो धो के दे देते हैं पेंटिंग। तो मेरे घर पे बहुत ज़्यादा लगी हुई है उनकी पेंटिंग, तो क्योंकि ऐसी पेंटिंग है उनकी आप घर पे लगा सकते हैं। उनमें न्यूड कुछ नहीं है, कैलीग्राफी है, लैंडस्केप्स है, और बहुत सारी चीज़ें वो बनाते हैं जो आप अपने घर पे
एक एक दीवार पे उनके फेसिस हैं, बहुत खूबसूरत हैं बुत्ते, तो वो लगा सकते हैं। तो वो मुझे उनकी पेंटिंग से बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, एक वो खुद भी बहुत अच्छे इंसान है और उनकी पेंटिंग से तो मुझे बहुत ज़्यादा, अगर मेरे सुकून ऑफिस सा में मिलता जाकर देख देखें के, तो हाँ, सही है। पेंटिंग उन्हीं की भी बहुत मिलती है। बिल्कुल से। अच्छा, उन्होंने कैलीग्राफी मतलब इस्लामिक जो होते हैं पेंटिंग्स, वो भी काफ़ी जी, ज़्यादा उन्हें की हैं। देखें जो उन्होंने आते हैं और वो सारी लिखी हैं, और वो देखें ये आपकी दिलचस्पी होती है कि आप किसी काम को अगर कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि किसी मज़हब की पाबंदी है कि आप ये नहीं कर सकते उसको। मगर लोगों ने उसे बेहद पसंद किया उनके जी, काम। मेरे पास अगर कभी लोग कुछ दोस्त मांगने आते हैं तो उनकी कैलीग्राफी बहुत ज़्यादा मांगते हैं। मेरे पास कुछ है नहीं, वरना मैं दिखा दूँ उनके जो कलर्स हैं उन इस तरीके से उन लोगों ने भरे हैं, और किसी चीज़ को उन्होंने नुक्ते तक को उन्होंने अपने हिसाब से पूरा, उसमें कोई उसको, जिसे एक आम आदमी जो इस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, उन्होंने पूरा उसी को नज़र रखते हुए पूरा कंप्लीट वैसे काम किया है। तो मैं उनको बहुत उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल अपने एक गैर मुस्लिम होने के बावजूद भी उन्होंने उसको इस तरीके से फॉलो किया कि किसी जगह पे कोई ऐसी चीज़ ना हो कि कोई ख़राबी नज़र ना आए। और सेकेंडली मैं खुशखबरी ये देना चाह रहा हूँ, अप्रैल के अंदर मैं इस्लामाबाद में बुक लॉन्च करने जा रहा हूँ। कुछ अपने हमारे दोस्त हैं वहाँ पर, उनके साथ मिलके और उनकी सपोर्ट के साथ में लाहौर वो बुक किस हवाले से? ये तसद्दुक़ सुहेल के हवाले से है। तसद्दुक़ सुहेल साहब की जी, किताब। तसद्दुक़ सुहेल के हवाले से, क्योंकि मैं इस पे काम कर रहा हूँ पिछले 2 साल से। तो अब इतना मुश्किल है बुक को बनाना, छोटी छोटी चीज़ें देखना और इकट्ठी करना। बहुत इकट्ठी करना मुश्किल है। फिर लोगों के मालूमात लेना कि वो क्या क्या करते थे अपनी ज़िंदगी में, कैसे कैसे पुरानी चीज़ें ढूंढना। तो इसमें बहुत सारे दोस्तों ने हमारी मदद की है, और इसको माजरीन हुसैन ने इस बुक को लिखा है, और हम लाहौर टॉपिकल से इसको प्रिंट करवा रहे हैं, और प्रिंट पे जा चुकी है बुक ऑलरेडी। तो हम लाहौर इस्लामाबाद में ये इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसको लॉन्च करने वाले हैं अप्रैल में। बेस्ट ऑफ लक तो आप जनाब, दुआ कीजिए हम लोग उसको ज़बरदस्त कामयाब कोशिश हों। है आपकी। मेरा ख्याल है कॉलर भी शामिल कर लेते जी हैं, सर, प्लीज़। क्योंकि काफ़ी देर से कॉलर हमारे साथ होल्ड पे जी, भी हैं। प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मुनीब बंगश बात कर रहा हूँ हंगू से। वालेकुम अस्सलाम। मुनीब साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं जी बिल्कुल खैरियत है। आप सब कैसे हैं? खैरियत से? शुक्र खुदा का, बहुत करम। आप बताइए क्या क्या कहना चाहेंगे? हमारे मेहमान हैं, आर्ट के हवाले से बात कर रहे हैं हम, आप क्या कहना चाहेंगे? जी फ़हीम भाई, पहले बात तो ये है कि जो काम हो रहा है आर्ट पे यकीनी तौर पे बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और जो बुक आपने दिखाई यकीनी तौर पे एक तर्जुमानी करती है, हमारे बहुत बड़े तर्जुमान के तौर पे सामने आ रही है ये किताब जो है। और दूसरी तरफ जो हमारे मौजूद मेहमान बैठे हैं, जावेद साहब में साथ में हमारे मौजूद मेहमान हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट उनकी है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ पे और आर्ट को प्रमोट करने के लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ बहुत ज़्यादा। मैं मुख्तसरन ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह के आर्ट का जो वैल्यू है, जिस तरह के हमारे मौजूद मेहमानों ने कहा कि आर्ट गैलरी जो हुई उसमें एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जो सामने आया, यकीनन इसका यही जाहिर करता है कि पाकिस्तान के अंदर आर्ट की जो टैलेंट है वो भी मौजूद है और उसके उसे कदर करने वाले भी मौजूद हैं। जी हाँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा मुख्तसर कि अगर जिस तरह की हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, जिस तरह की हमारी दीगर एक्टिविटीज़ हैं, जिसको ग्रास रूट लेवल से प्रमोट करने के लिए हुकूमती सतह पे एक मेकेनिज़्म होता है, एक प्रमोशन का वो एक कंसेप्ट होता है। इस तरीके से बदकिस्मती से हम ये फील कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में ग्रास रूट लेवल से आर्ट को प्रमोट करने के लिए कोई मेकेनिज़्म नहीं है कि उसको निचली सतह से ऊपर तक, सिर्फ बड़ी बिग सिटीज़ के हद तक तो ये महदूद हो गया है, लेकिन इसको प्रमोट करने के लिए कोई बाकायदा मैकेनिज्म नहीं है। बिल्कुल सही। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि इसको ग्रास रूट लेवल से अपग्रेड किया जाए? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच मुनीब साहब। और जो जिन लोगों का आर्ट से ताल्लुक़ है, ये जो किताब है सबसे ज़्यादा ये कारगर उन्हीं लोगों के लिए साबित होगी, और ख़ास तौर पे नए स्टूडेंट्स के लिए, तो ग्रास रूट के लिए, तो जिनका आर्ट से लगाव है उनके लिए तो ये ऑलरेडी काम हो ही रहा है किसी न किसी पॉइंट से। और एक्चुअली ये जितनी भी नुमाइशें होती हैं, आर्ट की नुमाइशें, इनका आर्ट को प्रमोट करने के अलावा भी एक बड़ा, एक बहुत ही एक बेहतरीन अच्छा जो है एक सब्जेक्ट भी होता है, जिसकी वजह से ये सारा कुछ किया जाता है। वो हमें सरदार साहब बताएंगे। देखिए फ़हीम, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के या सूबाई गवर्नमेंट्स के करने के काम होते हैं वो ये होते हैं कि मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स को आप उनकी सपोर्ट करें, मुख्तलिफ जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं उनकी आप सपोर्ट करें। तो मैं बड़ी खुशी हुई मुझे इन दोस्तों के साथ मिलके, नासिर जावेद साहब के साथ और चित्रा प्रीतम साहब के साथ मिलके,
कि ये लोग जो इसकी अर्निंग होती है वो अपनी जेब में नहीं रखते, हालांकि इनके बड़े एक्सपेंस होते हैं। मैंने देखा इस पिछली नमाज में कि इनके बहुत एक्सपेंस हुआ इन दोस्तों का। गवर्नमेंट सतह पे हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी अभी तक उस तरह से प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर सकी इस हवाले से, लेकिन बड़ी मैं समझता हूँ कि बड़ी अचीवमेंट है कि ये स्ट्रीट चिल्ड्रन के हवाले से ये जो अर्निंग होती है, मुख्तलिफ जो एग्जीबिशंस होती हैं, उसमें या तो ये इंडस हॉस्पिटल को ये चैरिटी करते हैं या SIUT को, और फिर अभी इनका जो प्लान है वो जो ऐसे बच्चे हैं जो एजुकेशन से दूर हैं, जो एजुकेशन नहीं ले सकते, किसी वजह से अपनी फीसेस नहीं पे कर सकते, किताबें नहीं ले सकते, या उनके घर के इश्यूज़ हैं, उनके हवाले से मेरी इन दोस्तों के साथ डिस्कशन हुई थी कि जी हम जो भी इसके बाद हमारा प्रोग्राम होगा तो उसमें हम लोग इंशाल्लाह वो स्ट्रीट चिल्ड्रन के हवाले से उसमें काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अगर इसी तरह से प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट मिलके अगर काम करेंगे तो मुझे बहुत उम्मीद है अल्लाह ताला से कि जो इनका प्रोग्राम हुआ है, जिस तरह लोगों की दिलचस्पी मैंने देखी, लोगों ने उस दिन भी जो पेंटिंग्स लोगों ने वो ऑक्शन हुई हैं वो भी इन्होंने हॉस्पिटल को वो सारा डोनेट किया है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह दोनों साइड्स मिलके, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट मिलके ये सारे काम करेंगे तो बहुत उम्मीद है कि ये साथ साथ एक प्रोजेक्शन भी होती रहेगी आर्टिस्ट की, इनकी अपनी भी प्रोजेक्शन होती रहेगी, और साथ साथ जो लोगों के जो इश्यूज़ हैं, जो बच्चों के इश्यूज़ हैं, जो हॉस्पिटल की ज़रूरियात हैं, वो भी साथ साथ पूरी होती जाएंगी। बिल्कुल सही होगा। थैंक यू सो मच नासिर साहब, थैंक यू सो मच सरदार साहब। दोस्तों एक वक्फे का वक्त है, वक्फे के बाद आपसे फिर मुलाकात होती है एक अलग मौजू के साथ। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए। लाया 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 मैं तेरे नाल ढोलना वे, लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल सी रेया मेरे कोल ना, मैं लुटी गईया ढोलना, मैं तो लुटी गईया। लाया 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 सिले सिले प्यार दा पवे तेनू गजरा, बिजी बिजी अखियां दा डुलदा ए कजला, तेरे बिन रहना तेरे नाल मरना, तेरे नाल डुबना ते तेरे नाल तरना, प्यार मेरे नू तकड़ी च तोलना वे, प्यार मेरे नू तकड़ी च तोलना, इको दिल सी रेया मेरे कोल ना, मैं तो लुटी गईया ढोलना, मैं तो लुटी गईया। थैंक यू बॉबी, थैंक यू। एक बड़ी खूबसूरत सी धुन और बड़ा खूबसूरत सा नग़मा बॉबी भाई ने गाया, ज़बरदस्त, थैंक यू। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं और एक बड़ा मोहब्बत भरा एक माहौल बना दिया बॉबी भाई ने। अगर मोहब्बत की करें तो ये एक बड़ी फितरी सी चीज़ है, इंसान और मोहब्बत का एक गहरा रिश्ता है, और अगर मोहब्बत को देखा जाए तो मेरा ख़्याल है कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत इंसान को अपनी औलाद से होती है। एक फितरी सी चीज़ है ये कि इंसान चाहता है कि इंसान अपनी औलाद के लिए सब कुछ करे। औलाद बहुत बड़ा इम्तिहान भी है,
और अपनी ज़िंदगी का मतलब जो मैक्सिमम जो हासिल होता है वो चाहता है कि वो औलाद के लिए छोड़ के चला जाए। हर एक की अपनी अपनी प्लानिंग होती है और अपने से बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करता है इंसान कि मेरी जो औलाद है वो मुझसे बेहतर इंसान हो, जो मैं ख़ुद नहीं हासिल कर सका मेरी औलाद हासिल करे। तो ये एक तकरीबन हर ही इंसान का ज़िंदगी का मकसद कुछ ऐसा ही होता है। मगर जब इस बारे में हम देखते हैं, सोचते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने औलाद जैसी नेमत से नहीं नवाजा होता या जिनकी औलाद नहीं होती, तो उनके अंदर जो एक कमी जो होती है वो कभी महसूस करके देखिए, आपको मालूम होगा। तरक्की का दौर है, जिद्दत का दौर है और हर चीज़ का इलाज जो है वो साइंस आपको प्रोवाइड करती है। तो जो बे औलाद जो जोड़े होते हैं, जो बे औलाद लोग जिनको अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से नहीं नवाजा या किसी बीमारी में मुब्तला हैं जिसकी वजह से वो औलाद की नेमत से महरूम है, तो उनके लिए साइंस क्या कर रही है और मेडिकल साइंस में उसके किस किस्म के इलाज मौजूद हैं, आज हम इस हवाले से बात करने वाले हैं अपने प्रोग्राम में। एक मुख्तसर से वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते हैं तो मेरे साथ बड़े काबिल डॉक्टर हज़रात मौजूद हैं, एक बड़े बेहतरीन मेहमान मौजूद हैं जो हमें गाइड करेंगे इस हवाले से कि किस तरह औलाद की नेमत से महरूम जोड़े वो औलाद की नेमत से माला माल हो सकते हैं। तो कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए, अभी आपसे मुलाकात होती है। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं बांझपन के हवाले से और बे औलादी के हवाले से बात करने वाले हैं। मेरे साथ जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ़ करवा देता हूं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हारून लतीफ़ ख़ान साहब, जिनका जो कि CEO हैं लाइफ IVF सेंटर के। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? बिल्कुल खैरियत से जी, अल्लाह का शुक्र। और हमारे जो दूसरे मेहमान हैं, दूसरी मेहमान हमारी ये अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर रोहीना गुल साहिबा। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक, ऑल वेल। ग्रेट। अच्छा जनाब, आप लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं, हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल से आप दोस्तों का ताल्लुक़ है, ज़बरदस्त। अच्छा सबसे पहले तो ये बताइए कि ये बांझपन क्या होता है? मतलब हम तो यही सुनते आए हैं कि ये जो बे औलादी है ये इसका मामला ऊपर वाले के हाथ में है, बस अल्लाह ताला जिसे चाहे औलाद दें, जिसे चाहे औलाद ना दें। तो ये तो बांझपन क्या है? क्या ये इसमें बीमारी होती है ये? जी, जिस तरह आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि औलाद देना या ना देना वो तो अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह ही शिफा देता है। बेशक। बट अल्लाह ही अक्ल देता है डॉक्टर्स को कि वो ये इन पेशेंट्स की जिनको बांझपन है या बे औलादी है उनकी मदद कर सके, जिस तरह कोई और दुनिया का ठीक है, ट्रीटमेंट। यानी कि मर्ज की तरह है ये बांझपन। ये भी एक मर्ज की तरह ठीक है। है। इसमें बहुत ज़्यादा केसेस में हेल्प हो सकती है और कई केसेस में हेल्प नहीं भी हो सकती। तो वो पता चल जाता है शुरू में कि इन केसेस में हेल्प नहीं हो सकती, या एक पूरा ट्रीटमेंट करने के बाद वो अनएक्सप्लेन्ड आप लोग कहते हैं उसे? जिस तरह आपने कहा अभी शुरू में कि जी दुनिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है, नई नई जिद्दत का टेक्नोलॉजी दौर है, आ रही है, बहुत से ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो आज से कुछ साल पहले नहीं अवेलेबल थे अब वो अवेलेबल हैं। इवन मोहलक बीमारियां, कैंसर जैसी जो हैं वो भी बड़े अच्छे तरीके से अब ट्रीट होना शुरू हो गई हैं। उसी तरह बांझपन का जो ट्रीटमेंट है जो आज से 20-25 साल पहले कुछ भी नहीं किया जा सकता था, बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं, इवन 70-80% ऑफ द पेशेंट्स हैं जो किसी ना किसी ट्रीटमेंट के ज़रिए उनकी मदद की जा सकती है और उनकी जो ख्वाहिश होती है टू हैव अ हेल्दी चाइल्ड वो पूरी हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा ये बांझ होना ये बहुत बड़ा ताने की तरह है और ये ख़ास तौर पे फैमिली सिस्टम जिनमें हम लोग रहते हैं वहाँ पे अगर किसी खातून को ये सुनना पड़े कि भैया तुम बांझ हो तो वो उसके लिए पीछे कुछ नहीं रह जाता है। तो इसका इलाज, ये बड़ी अच्छी बात है कि इसका इलाज मौजूद है और आप लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। डॉक्टर रोहीना गुल साहिबा, आप ये बताइए कि ये बांझपन की बेसिकली वजूहात होती क्या हैं? किस वजह से ये बांझपन जो है ना ये आ जाता है किसी भी इंसान में? जी, बांझपन जिसको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं या अब उसको सब फर्टिलिटी कहते हैं,
उसकी वजूहात अब सिर्फ औरत की नहीं है कि हम सिर्फ एक बीवी को ले और उनके टेस्ट कराएं, ऐसा नहीं है। मर्द और औरत दोनों कॉजेज़ ऑफ इनफर्टिलिटी हो सकते हैं। लेटेस्ट स्टडीज़ ये कहती हैं कि 40% मेल इन्वॉल्व होता है, 40% फीमेल इन्वॉल्व होती है और 20% ऐसा होता है कि जिसको हम कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। अच्छा। मर्दों में यानी मेल्स में ये होता है जो उनके सीमेन एनालिसिस या उनके मर्द के जो जरासीम कम होते हैं जिसकी वजह से वो एक नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मर्द अपना टेस्ट कराएंगे और देखेंगे कि उनके जरासीम या उनके सीमेन एनालिसिस ठीक है कि नहीं है। औरतों में बहुत सी ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। सबसे बड़ी तो ओबेसिटी है जी। ओबेसिटी, वेट, वज़न का ज़्यादा होना, ये भी है। प्लस आप औरतों का हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है किसी भी वजह से। थर्ड, उनके जो हमारी ट्यूब्स होती हैं, ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकती है। सो कॉजेज़ तो बहुत सी हैं, लेकिन मर्द और औरत के बराबर कॉजेज़ है, 40% दोनों की हैं। तो अगर वो कपल आता है तो दोनों को एक जैसा ट्रीट करना चाहिए। दोनों को एक जैसा ही ट्रीट कर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या शादी से पहले किसी खातून को या जो मर्द हजरात हैं उनको ये पता चल सकता है कि वो बांझ हैं? बिल्कुल पता लग सकता है अगर वो इतने मॉडर्न हैं और वो सोच सकते हैं ये चीज़ कि हम अपना देखें कि हम इलाज हम इनफर्टाइल हैं कि नहीं हैं। यानी मर्द अपना एक टेस्ट करा सकता है और औरत अपने हार्मोनल टेस्ट करा सकती है और उसको पता लग सकता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक इतने मॉडर्न हुए कि हम पहले ही से हमें पता लग जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, मिसेस हमीद बात कर रही हूँ कराची से। मिसेस हमीद, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? ठीक हैं? शुक्रिया जी, अल्लाह का शुक्र है। क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ, ये डॉक्टर जो है इनका लाहौर में क्लिनिक है, तो अगर हम कराची वाले किस तरह रब्ता करें इनसे, किस तरह इलाज करवाएं, ये बताइए। बिल्कुल कराची में नहीं है इनका कोई? बिल्कुल सही है, बताइए जी। अब जी बिल्कुल आपने सही फरमाया जी। क्लिनिक हमारा लाहौर में है, हॉस्पिटल भी लाहौर के अंदर है, लेकिन क्योंकि ये इतनी जदीद फैसिलिटी है कि इसके बड़े लिमिटेड से क्लिनिक हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। सो ज़ाहिर है जब अगर बेसिक ट्रीटमेंट्स तो आप डेफिनेटली कराची में करवा सकती हैं। यहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स हैं जिनसे आप मिल सकती हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। पर अगर वहाँ से बात नहीं बन रही और मज़ीद इसको आगे इन्वेस्टिगेट कराना है तो फिर अनफॉर्चुनेटली आपको लाहौर ही विज़िट करना पड़ेगा, जहाँ पे हम आपको हर तरह का ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल सही। मगर यहाँ पे एक शो का मकसद सिर्फ ये है कि जितने भी लोग हैं उन तक एक आगाही जो है ना उसकी बात हो सके, अवेयरनेस उन्हें मिल सके, उन्हें पता चल सके कि इसका इलाज मौजूद है और क्या सही तरीका है। मेडिकल साइंस भी आपको क्या ऑफ़र करती है, क्योंकि इस बेऔलादी के नाम पे इतने लोग बेवकूफ़ बनते हैं और बहुत सारे लोग पता नहीं अजीब अजीब चीज़ें, पढ़े अनपढ़े, मतलब हर किस्म के लोग जो है ना वो बेवकूफ़ बना रहे हैं और हम लोग बेवकूफ़ बन भी रहे होते हैं क्योंकि औलाद की ख्वाहिश ही ऐसी है। बिल्कुल ऐसा ही है ना? बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, जैसा कि उन्होंने कहा कि ओबेसिटी है और भी मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस जो है, ये भी इसकी वजह से भी ये इनफर्टिलिटी की जो है ना एक रीज़न पैदा होती है। एक्चुअली ये सब कुछ अब ऐसा नहीं लगता आपको कि ज़्यादा हो गया? पहले इसकी शरह थोड़ी सी कम थी और अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं तो उसकी क्या वजह है? कहीं हमारी ये डाइट और ये सिस्टम तो नहीं है? देखें, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ जो है वो बढ़ता जा रहा है, चाहे वो बांझपन हो या चाहे वो दूसरी बीमारियाँ हो। ऑल्दो हमने अभी बात की कि बहुत से ट्रीटमेंट्स भी आ गए हैं और बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, इसकी तादाद बढ़ती जा रही है। उसकी एक तो कॉमन वजह ये है कि आबादी बहुत बढ़ गई। ऑल्दो लोग मुझे कहते हैं कि जी आप बांझपन का इलाज कर रहे हैं, हमारी तो ऑलरेडी 200 करोड़ की आबादी है, आप क्या कर रहे हैं? पर ये उस कपल से पूछें जिनकी औलाद नहीं है। हाँ, सही। उनको उस चीज़ से कोई परवाह नहीं है कि किसी के 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं या पाकिस्तान की आबादी इतनी जिसकी औलाद नहीं है वो ये तो नहीं कह रहा मुझे 10 बच्चे चाहिए, तो कह रहे हैं एक ही मिल जाए। जिसकी अपनी औलाद नहीं है उसके लिए तो दुनिया खाली है। सो इसलिए, और जिस तरह ये बढ़ता जा रहा है, स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग 18 से 20% लोगों को बांझपन का सामना करना पड़ता है। सो आप देख लें, अगर आपकी इतनी बड़ी आबादी है उसमें से 18 से 20% लोग हैं जिनको किसी ना किसी डॉक्टर की मदद चाहिए टू अचीव प्रेगनेंसी। सो वो नंबर तो आपको बहुत ज़्यादा लगता है। दूसरा, अब अवेयरनेस थोड़ी बढ़ रही है तो लोग इसकी बात करना शुरू कर दें। एक टाइम था कि हम
इस तरह का टीवी शो बांझपन के ऊपर कर ही नहीं सकते थे। अब थोड़ा अवेयरनेस है लोगों में, लोग बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करते हैं, तो उससे भी लगता है कि बढ़ रहा है। तीसरा जो आपने बात की कि हमारी डाइट, हाइजीन, बहुत से ऐसे इश्यूज़, लाइफस्टाइल ऐसे हो चुके हैं कि जो प्रॉब्लम्स डॉक्टर रूहीना ने पिन पॉइंट की वो चीज़ें ऐड हो जाती हैं उसके अंदर, और बहुत ज़्यादा लोग इसको फेस करते हैं। मेल इनफर्टिलिटी में एनवायरनमेंट फैक्टर, लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्मोकिंग होगी और इस तरह की चीज़ें जो है जिसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है और वो मेल इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है। उसी तरह फीमेल्स के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। तो रोहिना गुल साहिबा, आपने जैसे कि डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि लाइफस्टाइल जो है ये भी एक वजह है इसकी, तो इसमें लाइफस्टाइल में क्या क्या चीज़ें आती हैं कि जिसको हम कंट्रोल करके इन मतलब एज नेशन जो है इस मसले को, इस मर्ज़ को शिकस्त दे सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो एज आई मेंशन के डाइट प्लान्स होने चाहिए। डाइट प्लान्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रोटीन डाइट। ठीक है, हम ज़्यादा हमारा तो आज का सारा जंक फूड और ये सारी चीज़ें चल रही है, वी शुड अवॉइड इट। जहाँ औरत को पता लगे कि उसकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, so the first concentration they should give is on their diet and they should increase the protein diet। प्रोटीन ज़्यादा खाएं और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट चीज़ों को प्रोटीन डाइट में क्या क्या आता है? प्रोटीन डाइट में जो हम अपने पेशेंट्स का समझाते हैं, अंडे की सफ़ेदी है, दालें हैं, हरे पत्तों की सब्जियां हैं, इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं, मछली है, चिकन है, वाइट चिकन है। लेकिन अगर वो देसी हो तो बहुत अच्छा, देसी हो तो बहुत अच्छा है, देसी अंडे हों तो बहुत अच्छे हैं। ये मैं हर औरत को नहीं कह रही, लेकिन वो औरतें जिनको ये इश्यूज़ हैं, इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ हैं, दे शुड बी स्ट्रिक्टली ऑन दिस डाइट। प्लस फिर ये है कि उनका लाइफस्टाइल शुड बी हेल्दी, यानी वो मॉर्निंग वॉक करे, इवनिंग वॉक करे, अपना डाइट कंट्रोल करें, टाइम पे सोएं, टाइम पे खाना टाइम पे एग्जैक्टली, मतलब रात को 11 बजे खाना, बर्गर ना खाएं, 7 बजे खा लें, 6 बजे खा लें एंड ऑल दैट। सो लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी वक्त बर्गर जो है कम कभी खाएं। सी, ये मैं यही कह रही हूँ कि हर औरत के लिए नहीं है, एवरीबडी कैन एंजॉय देयर लाइफ। सिर्फ उन औरतों के लिए जिनको अगर इश्यूज हैं फर्टिलिटी में, वो नहीं कंसीव कर पा रही हैं, तो सबसे पहले तो अपना वजन कम करें, वो अपनी डाइट चेंज करें और अपना एक्सरसाइज ऐड ऑन करें। सेम गोज फॉर मेन के लिए भी यही है कि वो स्मोकिंग छोड़ें, वो अगर कोई और कुछ ऐसा नशा कर रहे हैं वो बिल्कुल छोड़ दें, और उसके बाद वो भी अपनी डाइट हेल्दी रखें और अपना एक्सरसाइज करें। बिल्कुल सही है। ये स्मोकिंग के हवाले से और ये बाकी और भी जिस तरह के मसाइल हैं इनके बारे में बात करते हैं, और इसका इलाज क्या है एक्चुअली, किस तरह ये सब हील हो सकता है, इस बारे में बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं, बात हो रही है ख़ास तौर पे बेऔलादी के हवाले से, बांझपन के हवाले से, और इसके इलाज के बारे में बात कर रहे हैं। मेहमानों में हमारे साथ डॉक्टर हारून लतीफ़ खान साहब मौजूद हैं जो कि लाहौर से तशरीफ़ लाएँ। हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में लाइफ IVF सेंटर के CEO हैं जनाब, और इनके साथ साथ जो हमारी दूसरी मेहमान हैं डॉक्टर रोहिना गुल साहिबा जो कि अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट में। अच्छा जी, ये बताइए कि शादी के बाद कितने अरसे तक अगर औलाद ना हो तो डॉक्टर से रब्ता कर लेना चाहिए? ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी, क्योंकि हमारी सोसाइटी और कल्चर में जो प्रेशर है वो शादी के 1 महीने के बाद ही शुरू हो जाता है, स्पेशली फैमिली प्रेशर। टेक्निकली स्पीकिंग, शादी के कम से कम 1 साल तक आपको किसी डॉक्टर से रब्ता नहीं करना चाहिए। और प्रेशर भी नहीं लेना चाहिए क्या? ये भी वजह बनती है? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 70 से 75% जोड़े बगैर किसी डॉक्टर की शक्ल देखे हुए पहले 1 साल में कंसीव कर लेंगे। सो 70-75% चांस है कि आपको ना प्रेशर लें, ना आप इस चीज़ की कोई परेशानी लें और आराम से अपनी ज़िंदगी इंजॉय करें। 1 साल तक अगर हमल नहीं होता तो फिर आप किसी डॉक्टर से रब्ता कर सकते हैं, जिसमें फिर कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जिससे हम स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर जिस तरह डॉक्टर साहबा ने भी फरमाया, क्योंकि मेल और फीमेल बांझपन की रेशो तकरीबन 1 है, बल्कि हमने
पाकिस्तान में तो देखा है कि मेल इनफर्टिलिटी थोड़ी फीमेल से ज़्यादा है, हालांकि लोगों का ख्याल होता है कि जी ये सारा फोकस फीमेल पार्टनर पे होता है, पर ऐसा नहीं है। मगर बेयर ख़वातीन को ही करना पड़ता है, हमारा फैमिली सिस्टम्स कुछ ऐसे हैं। सारा प्रेशर उन पे होता है। सो जब वो आते हैं एज अ कपल तो हम सबसे पहले हस्बैंड का टेस्ट करते हैं। उनका सिंपल सा टेस्ट होता है, उनके सीमेन एनालिसिस या जरासीम चेक कर लेते हैं, उसमें हमें आइडिया हो जाता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक वो सिंपल टेस्ट हो गया, और फिर हम वाइफ के कुछ ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड करते हैं। ये बेसिक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फिर 1 साल तक हम उनको सिर्फ सिंपल मेडिसिन से ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, अनलेस कि कोई सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम निकल है। सो पहले 2 साल तो इस तरह से गुजर जाते हैं, अनलेस कि कपल की शादी लेट हुई है, फीमेल एज 35-36 साल से ऊपर है, तो फिर थोड़ा सा हमें प्रोसेस को स्पीड अप अच्छा, 35 अगर क्रॉस हो जाए तो फिर वैसे ही मसाइल पैदा हो जाते हैं। जी ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम अस्सलाम, हम मिसेस खान बात कर रहे हैं इस्लामाबाद से। आपको खुशामदीद कहते हैं, क्या कहेंगी खातून? एक तो आपका माशाल्लाह शो बहुत अच्छा है, और दूसरा हमें Thank you. डॉक्टर साहिबा से बात करनी थी। जी बात कीजिए, बात कीजिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली हमारा मसला ये है कि पहले तो हमारे यानी एक फीमेल सर्किल होता है ना, जो मंथली सर्किल जिसे कहते हैं, वो था। हम उम्रे पे गए तो हमने थोड़ा मेडिसिन वगैरह यूज़ की थी, क्योंकि जिस डेट को हमने वहाँ पहुँचना था तो उस डेट को हमें मसला भी आने वाला था, तो अब हमें परफॉर्म करना था उम्रा। तो वो तो हमने मेडिसिन खा ली, हमने 3-4 दिन खाई, फिर हमने छोड़ दी। मगर ये हुआ कि ये लास्ट अगस्त की बात है और जुलाई की, तो जब से यानी ये हुआ कि जो हमारा मंथली साइकिल था वो डिसऑर्डर हो गया, और उसके बाद था हमें कभी भी ऐसा कोई मतलब नहीं हुआ। हमारी शादी को तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। तो ये हुआ कि हमारे तो जो फीमेल जो एग्स बनते हैं, फॉलिकल्स बनते हैं, वो डिसबैलेंस हो गए। यानी वो बन तो रहे थे, पहले तो बन ही नहीं रहे थे, फिर उसके बाद डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया हमने तो बने, मगर प्रॉपर मैच्योर नहीं बने ना बोथ ओवरीज में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम इस हवाले से बात करते हैं, ब्रेक का वक्त हो चुका है, ब्रेक से वापस आते हैं तो आपके जो आपने प्रॉब्लम पूछा है इसके हल की तरफ जाएंगे हम लोग, और उसके साथ साथ जो है जो ये बेऔलादी की जो क्या क्या इलाज मौजूद है, मेडिकल साइंस क्या क्या आपको ट्रीटमेंट देती है, इस बारे में बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। और वक्फे से पहले डॉक्टर साहिबा हमारे साथ एक कॉलर मौजूद थी, मिसेस खान, उन्होंने सवाल किया था तो उनका आंसर बाकी है। जी मैं उनका जवाब दे दूं। आपके लिए ये है कि आप अपना साइकिल डे 12, 13 या 14 पे अपना एक इंटरनल अल्ट्रासाउंड कराएं। अगर उसमें फॉलिकल 17 to 24 mm है तो यू आर गुड इनफ। 1 गुड फॉलिकल इज़ गुड फॉर 1 बेबी। अगर नहीं है तो फिर आप अपना साइकिल डे 2 पे अपना एक FSH, LH और एक AMH करा लें। उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके जिस्म में वो हार्मोन जो अंडे बनाती है वो कितनी तादाद में मौजूद है, और फिर अपनी किसी भी गायनोकोलॉजिस्ट को आप कंसल्ट कर सकते हैं, नहीं तो हमारे लाइफ सेंटर में आप आके हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। ग्रेट। अच्छा जी, हमने जो वजूहात हैं उनके बारे में बात की, मतलब किन किन वजूहात की बिना पे इनफर्टाइल हो सकता है कोई, उसके ऊपर बात की हमने। अब इसके इलाज की तरफ आए। सपोज़ पता चल गया जनाब एक शख्स है, एक खातून है या एक मर्द है, वो बांझ हैं या दोनों बांझ हैं, तो अब उनका इलाज कैसे मुमकिन है, अब किस तरह इलाज करते हैं? देखिए, बहुत से केसेस के अंदर तो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे वो मेल प्रॉब्लम हो या फीमेल प्रॉब्लम हो, वो सिंपल मेडिसिन से ट्रीट हो जाती हैं। कुछ मेडिसिन टैबलेट्स दी जाती हैं, और अगर ज़रूरत हो तो मज़ीद इंजेक्शंस, और इस इलाज के साथ वो बात को आगे लेके जाया जा सकता है। लेकिन कई दफ़ा प्रॉब्लम्स ऐसी सिग्निफिकेंट होती हैं, मर्द के जरासीम इतने कम होते हैं, स्पर्म इतने कम होते हैं कि वो दवाई से कवर नहीं किए जा सकते, या फीमेल का कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है, हार्मोन्स का इशू है, ट्यूब्स जो उनकी है उनमें रुकावट है, जो फिर खाली मेडिसिन से ट्रीट नहीं किया जा सकता। सर्जरी होती है उनकी। इस तरह के जोड़ों में कुछ पेशेंट्स में सर्जरी रिकमेंडेड होती है,
और बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका फिर एक ही हल रह जाता है, जिसको हम IVF ट्रीटमेंट या टेस्ट ट्यूब बेबी का ट्रीटमेंट कहते हैं। ओके, बिल्कुल सही। अच्छा, टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ में बिल्कुल उस पर बात करेंगे। आपने कहा मेडिसिन के ज़रिए भी इलाज मुमकिन है, इनिशियल स्टेज होती है, तो कितने % पेशेंट्स होते हैं जिनका दवा से इलाज हो जाता है? देखें, उसमें परसेंटेज वेरी करती है कपल टू कपल, डिपेंड करता है कि किस किस्म की प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे जितने भी इनफर्टाइल कपल्स हैं उनमें से ऑलमोस्ट 50% का ट्रीटमेंट सिंपल ट्रीटमेंट से हो जाता है, और बाकी जो 50% है उसके अंदर हमें कोई जदीद तरीका इस्तेमाल जो कि IVF है, टेस्ट ट्यूब बेबी। हाँ। अच्छा, इस पे बात करने से पहले एक मुख्तसरन मुझे ये बता दीजिए कि रिलीजियसली जिस जगह पे हम रहते हैं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल जायज़ से जी, करार दिया गया? IVF इलाज जो है अब 30 साल से हो रहा है। जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन सब मुस्लिम कंट्रीज़ में इजाज़त है इसके ऊपर इस्लामिक फतवा है जो अल अज़हर यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हुआ और फिर बाकी सारे इस्लामी ममालिक ने भी दिया और पाकिस्तान की काउंसिल ने भी दे दिया इसके अच्छा, ऊपर। बिल्कुल तो शरई लिहाज से बिल्कुल ये जायज़ इलाज है। कुछ इसके सेट रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं। सही। अच्छा, ये टेस्ट ट्यूब बेबी होता क्या, ये प्रोसीजर होता क्या ये? थोड़ा सा टेक्निकल स्पेशलिस्ट प्रोसीजर है। इसके अंदर हम बेसिकली करते ये हैं कि फ़ीमेल की अंडादानी से या ओवरी से एग लेके, हस्बैंड का स्पर्म या जरासीम लेके लेबॉर्ट्री में बीज बनाते हैं, और वो फिर जब बीज की ग्रोथ शुरू होती है 3-4 दिन वो लेबॉर्ट्री का प्रोसेस है, उसके बाद वो वापस यूट्रस में या बच्चेदानी में मुंतकिल कर देते हैं। अच्छा, और यानी कि प्रोसेस जो नहीं हो रहा होता वो बाहर लेबॉर्ट्री में करके उसे वापस जो है वो आप कर देते हैं। अच्छा। और ये एग और स्पर्म हस्बैंड एंड वाइफ का है, किसी और का अमल दखल नहीं होता, शरई लिहाज से बिल्कुल उस दायरे में रहते हैं, और बहुत सी चीज़ें बाईपास हो जाती हैं। जब वो बना हुआ बीज वापस रखा जाता है तो फिर प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, इसके बावजूद अगर किसी में इलाज नहीं होता है, यानी कि ये बता दीजिए कि ये टेस्ट ट्यूब बेबी के भी कितने % रिजल्ट्स होते हैं? देखें, टेस्ट ट्यूब बेबी के एक अटेम्प्ट के साथ तकरीबन 35 से 40% कामयाबी है इसमें, 35 to 40%। लेकिन क्योंकि आप इसकी मल्टीपल अटेम्प्ट्स ले सकते हैं और एक जिसको कहते हैं कि मिला के जो इसका सक्सेस रेट है वो बहुत ऊपर चला जाता है, 60-70% तक चला जाता है। ठीक है, तो क्या पाकिस्तान में या आपके पास आपके लाइफ IVF सेंटर में जदीद जो टेक्नोलॉजी है IVF के हवाले से वो मौजूद है? जी, दुनिया में जो बेस्ट तरीन टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास अवेलेबल है। सो आप इलाज चाहे अमेरिका में कराएं या हमारे पास कराएं, एक ही लेवल का और एक ही स्पेशल का इलाज वो होगा। तो जो पेशेंट्स होते हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन सीगा राज में रखी जाती है? 100% कॉन्फिडेंशियल होता है जी। इस हद तक कॉन्फिडेंशियलिटी होती है कि सगे बहन भाई या किसी और को भी इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, और कई दफ़ा कपल एक दूसरे के साथ भी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, तो वो भी हम रखते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, एक बड़ी मुफीद मालूमात रही और इन्फॉर्मेटिव शो रहा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। दोस्तों, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है। फ़हीम अब्बास, फुरकान बॉबी और न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे पीर के रोज़ फिर मुलाकात होगी। पीर तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।